हमारे सपने हमारे बहानों से बड़े हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपसे कोई सवाल नहीं करना चाहता हूँ। बहुत देर से मैं आपके परिवार, आपके हालात, आपकी मुश्किलें, मुसीबतों को मैं देखता रहा हूँ और देश को दिखा रहा हूँ। आज आप जितना ज़्यादा बोलेंगे, मुझे लगता है कि इस देश के बहुत सारे नौजवान जो आपकी तरह हैं, दूर दराज के इलाकों में हैं, कमज़ोर परिवार के हैं, गरीब परिवार के हैं, अभाव से जूझते हुए हैं, लेकिन सपने बड़े हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो आपको सुनेंगे। इसलिए जिन हालात से आप निकले, जो मुश्किलें आपके सामने आईं, जो हौसला आपके पास था, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, अगर ये आप खुद बोलेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा है। मेरे सवाल यहाँ गैर वाजिब हैं। जी सर, मेरी जर्नी यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए स्टार्ट होती है सर मेरी स्कूलिंग से। सर मैं जब 6-7 क्लास में था तो उस टाइम जो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल थे, सर मेरी स्कूलिंग कक्षा 8 तक मेरे ननिहाल में हुई थी। तो वहाँ जो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल थे उनका मानना था कि क्योंकि सर मैं पढ़ने में अच्छा था, तो उनका मानना था कि अगर मैं मेहनत करूँगा और मुझे थोड़ा सपोर्ट रहेगा तो मैं एक आईएएस ऑफिसर बन सकता हूँ, एक सिविल सर्वेंट बन सकता हूँ। सर उस टाइम मतलब मुझे ये जानकारी नहीं थी कि एक सिविल सर्वेंट होने का मतलब क्या होता है। इसके बाद में सर कक्षा 9th में सर मेरा चयन हुआ था जवाहर नवोदय विद्यालय बुलंदशहर में। तो सर मेरी स्कूलिंग कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक जवाहर नवोदय विद्यालय में हुई थी। सर नवोदय ऐसा पहला प्लेटफॉर्म था जिसने सर मेरे जो ड्रीम्स थे उनको विंग्स दिए। वो ऐसा पहला प्लेटफॉर्म था जहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब अगर मैं ठीक से पढ़ूंगा लिखूंगा तो मैं मतलब क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी जो सिचुएशन है इनको ओवरकम कर सकता हूँ। जो एक कच्ची थॉट्स मेरे दिमाग में थी कि सिविल सर्वेंट्स बनना है, उनको सर एक पवन, परिपक्व मैं एक एक मिनट के लिए आपको रोक रहा हूँ, एक मिनट वहाँ। रोक रहा हूँ। अवध ओझा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। और थैंक यू पवन जी, थैंक यू। आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं और सोशल मीडिया पे आपको लोग सुनते रहते हैं। ये मैंने पवन को आपके साथ जोड़ा है। बहुत सारे लड़के क्वालिफाई किए हैं। पवन सिर्फ इसलिए कि बुलंदशहर का एक ऐसा लड़का जिसके घर के हालात, पिता के हालात देख करके आपको इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ऐसे लड़के भी सिविल सर्विस क्वालिफाई कर लेते हैं। ये जीवट के लड़के हैं और मुश्किलों को हरा करके अपनी कामयाबी का रास्ता निकालने और कामयाबी हासिल करने का जो हौसला है इनके पास होता है। तो मैं पवन को सुन रहा था, अभी वो बता ही रहे थे, लेकिन चूंकि आप जुड़े तो मुझे लगता है कि पवन जैसे लड़के या बहुत सारे ऐसे लड़के जो अभी हमारे यहाँ गांव देहात दूर दराज के इलाकों में बैठे हैं, सपना होता है कि मैं सिविल सर्विस क्वालिफाई करूं, उनके लिए मैं चाहूंगा कि आप पहले कुछ कहें। दरअसल पढ़ाई और तैयारी दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, बहुत अलग। आप देखेंगे, अगर वैसे भी अगर आप गौर करें और देखें, अगर इतिहास उठा कर देखें तो बहुत सामान्य और अति सामान्य घरों के लड़कों ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं कि एक आम आदमी को बड़ा आश्चर्य होता है कि इन्होंने कैसे कर दिया। तो पढ़ाई जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है और तैयारी जो है वो समझ का विकास है। अब पढ़ते सब हैं पवन। जी सर एकदम सर। अब जी आप पवन से इस बात पे चर्चा करिएगा। पढ़ते सब हैं लेकिन समझ बहुत कम लोगों की विकसित हो पाती है। अब सिद्धार्थ ने डेड बॉडी देखी, सिद्धार्थ ने सन्यासी देखा, सिद्धार्थ ने बीमार आदमी देखा और सिद्धार्थ को समझ में आ गया कि भाई साहब दुनिया माया है। लेकिन हम सब वही देखते हैं, कहां समझ में आती है? सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। तो पवन वो सिद्धार्थ है जिसको पढ़ने के बाद चीजें समझ में आने लगी कि जो पवन जैसे लड़के होते हैं ये सिद्धार्थ टाइप के होते हैं। इनको चीजें कनेक्ट होने लगती, इनको चीजें समझ में आने लगती और जब समझ में आने लगती है तो आसमान में छेद कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिद्धार्थ का मतलब गौतम बुद्ध। जो अवध ओझा जी कह रहे हैं कि दुनिया में, ज़िंदगी में बहुत सारे हालात बहुत से लोग देखते रहते हैं, लेकिन हालात से गुजरते चले जाते हैं। वो कभी मुड़ के नहीं देखते हैं कि इन हालात से हमको क्या सबक लेना है। लेकिन जो लोग हालात से सबक ले लेते हैं वो ज़िंदगी में कुछ कर जाते हैं, वो गौतम बुद्ध हो जाते हैं। और ऐसे ही वो कह रहे हैं कि पवन जैसे लड़के हैं जो हालात से जूझते रहते हैं, अभाव में हैं, तकलीफ में हैं, लाचारी में हैं, मजबूरी में हैं, बावजूद इसके उन सबको हरा करके वो अपना मकाम हासिल कर लेते हैं, अपने लिए एक कामयाबी गढ़ते हैं और बाकियों के लिए मिसाल होते हैं। मैं किसी को बिठा सकता था, लेकिन पवन आज मेरे लिए एक ज़रूरी इम्तिहान की तरह हैं कि आप जिन लोगों को बिठाते हैं उन लोगों से उतना इंस्पिरेशन नहीं मिलता है जितना ऐसे लोगों से मिलता है जिनको आप पवन कहते हैं। पवन, आप बता रहे थे कि नवोदय विद्यालय में आए, वहाँ से आपको थोड़ा सा माहौल मिलना शुरू हो गया।
जी सर। सर नवोदय विद्यालय वो पहला प्लेटफॉर्म था जहाँ पे आके मुझे मतलब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलनी स्टार्ट हुई। वहाँ आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि यूपीएससी क्या है और इसको कैसे मैं अचीव कर सकता हूँ। सर वहाँ पे मेरे कई गुरुजन थे जिन्होंने मेरी हेल्प की। इसमें सर राकेश वर्मा सर थे, अरविंद चौहान सर थे, आर के यादव सर थे। इन लोगों ने सर मुझे रूबरू कराया कि आपको अगर आईएएस बनना है तो एक जर्नी आपकी क्या हो सकती है। सर इन्हीं गुरुजनों के सहयोग की वजह से सर मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ज्ञान मिला कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सर ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कही जाती है और वो सिविल सर्वेंट्स की खान रही है सर। तो सर उन्हीं गुरुजनों से प्रेरित होकर मैंने ग्रेजुएशन के लिए सर बीए को चुना, क्योंकि मेरा गोल सर क्लियर था कि मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज ही करना है। तो उसके लिए मेरा ये था कि मैं बीएससी बीटेक करके जाऊँ। इसके बजाय सीधा रास्ता ये है कि मैं बीए परस्यू करूँ, क्योंकि बीए में मुझे ह्यूमैनिटी ही पढ़नी है और मेरा सिलेबस यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो है उसमें भी सर ह्यूमैनिटी का पोर्शन मैक्सिमम वेटेज रहता है उसका। तो सर मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ग्रेजुएशन के लिए चुना सर। वहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन परस्यू करने के साथ साथ धीरे धीरे यूपीएससी के सिलेबस को जानना स्टार्ट किया। सर सिलेबस को जानने के लिए मैंने जो इंटरनेट की सहायता ली और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो वीडियोज़ थी सर उनके ज़रिए मैंने टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को जाना। उसके बाद में सर मेरा नेक्स्ट स्टेप था कि मैं रिसोर्सेज को कैसे फॉलो करूं, क्योंकि सर मेरी एक कांस्टेंट थी, मेरा एक फाइनेंशियल कांस्टेंट था कि मैं कोचिंग है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ सर मैं मतलब कोचिंग को मैं अंडर एस्टिमेट या डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूँ। सर मेरा मानना है कि जो अगर आप कैपेबल हैं और आप अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आपको करना चाहिए या आप कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि कोचिंग आपको एक कंसाइज और एक थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके चीज़ों को दे देती है। सर मैं अपने केस पर आता हूँ। मेरे केस में था कि फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट हैं। इसके बाद सर मैंने मतलब इसके बाद भी सर मैंने घर वालों से बातचीत की कि क्योंकि ऑप्शनल जो होता है उसके 2 पेपर होते हैं और वो 500 मार्क्स के होते हैं, उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है और ये सर स्कोरिंग एरिया भी होता है कि यहाँ पे मैं 300 भी स्कोर कर सकता हूँ। तो सर मैंने घर वालों से बातचीत की, जिसमें मेरे मम्मी पापा मेरे मामा जी थे। मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि आप अगर असिस्टेंस प्रोवाइड करा सकते हैं तो मैं ऑप्शनल के लिए कोचिंग ज्वाइन कर लेता हूँ। सर इसमें मेरे माता पिता, मेरे मामा जी और मेरी मौसी जी ने काफ़ी सपोर्ट किया। उनके ज़रिए सर मैंने इलाहाबाद में एक संस्थान में, एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान में ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए कोचिंग की वहाँ से। अब सर उस टाइम मैं थोड़ा सा सर इमेच्योर था, मैं उस स्टेज में नहीं था कि मैं कोचिंग को एकदम से सर उसको रियलाइज़ कर पाऊँ। तो सर मैंने कोचिंग की, लेकिन उसका मुझे बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। सर 2020 में इस तरह से थोड़ा सा जानकारी जुटाते पढ़ते सर धीरे धीरे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट 2020 में हुई। वहाँ सर कुछ दोस्त ऐसे थे जो जीएस के लिए कोचिंग कर रहे थे। तो सर मेरा रहता था कि मैं जीएस के लिए कोचिंग नहीं कर रहा हूँ, तो सर मैं अपने दोस्तों की सहायता लेता था। मैं उनके जो क्लास नोट्स होते थे उनके क्लास नोट्स को लेकर खुद पढ़ता था, उनके क्लास नोट्स देखकर अपने नोट्स बनाता था। इसमें सर शिवेंद्र हैं, एक शिवेंद्र यादव मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। आदर्श यादव मित्र हैं, उन्होंने कोचिंग कर रहे थे। उनके नोट्स एक मिनट रुकना चाहता हूँ, एक बहुत ज़रूरी मसला आपने उठाया है। अवध जी, मैं इससे जोड़ना चाहता हूँ आपको। अभी पवन कह रहे हैं कि हमने कोचिंग तो ली, लेकिन कोचिंग से मुझे फ़ायदा हुआ नहीं। जो सेल्फ स्टडी मेरी थी और दोस्तों के जो नोट्स थे उसको लेकर के मैंने जब खुद से पढ़ना शुरू किया तो वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगा और मेरी कामयाबी में मेरी जो सेल्फ स्टडी है वही बड़ी भूमिका निभा गई। ये जो कोचिंग का बहाना होता है कि कोचिंग, और पूरे देश में कोचिंग के कुकुरमुत्ते उग गए हैं और वो एक अलग तरह का धंधा होगा। हालांकि आप भी कोचिंग कराते हैं, आप भी बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जो पवन कह रहे हैं इसकी असलियत मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी असलियत क्या है। बहुत सारे बच्चे इसलिए उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि उनको कोचिंग नहीं मिल रही है, तो एक वजह बना करके और वो आगे नहीं बढ़ते। पवन ने क्या किया, पवन ने बीच में एक बहुत अच्छी बात कहा मैं कोचिंग तो नहीं जा पाया, लेकिन जो मेरे दोस्त कोचिंग जाते थे मैं उनके नोट्स अपने नोट्स बनाता था। अभी इन्होंने एक बात कही कि आजकल तो कोचिंग जाने की जरूरत ही नहीं है, इतना यूट्यूब पे मटेरियल पड़ा हुआ है, कितने सारे टीचरों का पड़ा हुआ है कि आपको कोचिंग जाने की जरूरत ही नहीं है। कोचिंग सिर्फ एक दिशा देती है, किसी का सिलेक्शन नहीं कराती। कोई टीचर ये दावा नहीं कर सकता कि मैं आईएएस बनाता हूं, सवाल ही नहीं उठता। 105 लोगों को द्रोणाचार्य ने पढ़ाया, सिर्फ एक आदमी को बात समझ में आई, वो है अर्जुन की काबिलियत है कि वो अर्जुन बन रहा है और द्रोणाचार्य से सीख रहा है, और फिर अर्जुन की महानता है कि वो द्रोणाचार्य को श्रेय दे रहा है। सही कह रहे हैं आप। यहाँ पवन टीचर या कोचिंग कुछ बनाती तो पांचों पांडवों को बना देती, पांचों पांडव आईएएस बन जाते, 100 कौरव आईएएस बन जाते, लेकिन जो योग्य था उसे बात समझ में आई।
पवन, ये अवध जी जो कह रहे हैं ना, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा बुनियादी बदलाव है आज की तारीख में इंटरनेट के आ जाने के बाद। उन्होंने कहा कि यूट्यूब पर सारे मटेरियल पड़े हुए हैं, तो आपके पढ़ाई में कितना मददगार हुआ ऑनलाइन जो स्टडी आपकी रही? क्योंकि पहले के लड़कों के साथ मुसीबत ये थी कि घर से बाहर जाएगा, किताब खरीदेगा, नोट्स बनाएगा। आज की तारीख में सब कुछ अवेलेबल है, तो यह एक बड़ा मतलब बड़ी मददगार चीज़ है। आपको कितनी मदद मिली इससे? जी सर, मैं ओझा सर की बातों से एकदम सहमत हूँ सर, कि आजकल सर यूट्यूब या इंटरनेट है सर, टेलीग्राम है, वहाँ पे सर जो टॉपर्स होते हैं वो भी अपने नोट्स और अपनी स्ट्रेटजी शेयर करते हैं सर। वो अपने जो आंसर सीट होती हैं उनको भी प्रोवाइड कराते हैं। तो सर मेरा मानना है कि सर एकदम सही बोल रहे हैं कि आजकल मटेरियल इतना ज़्यादा है कि हमको मतलब एज सच कोचिंग की कोई एकदम नेसेसिटी नहीं है कि हमको करनी ही है तभी ही होगा। आप अपने सिलेबस से भली भांति परिचित हो जाएं, आपके जो टॉपिक हैं, आप सोर्सेज की, आपके सोर्स कंसाइज रहने चाहिए, और जो सोर्सेज हैं सर वो मोर और लेस सर एकदम क्लियर हैं, कि जैसे स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है, तो सर सोर्सेज एकदम डिफाइंड हैं। तो सर आपका जब एकदम सिलेबस क्लियर है, आपको टॉपिक्स सब टॉपिक्स पता हैं, आपको सोर्सेज पता हैं, तो आप वहाँ से पढ़ें। उसके बाद में सर कई बार होता है कि बुक में चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन कई बार लैंग्वेज ऐसी होती है या हम परसीव नहीं कर पाते हैं उसको, तो कई बार डिफ़िकल्टी आती है कि हम बुक से नहीं समझ पाते हैं। वैसे में सर जैसा ओझा सर ने मेंशन किया कि यूट्यूब पर टॉपिक्स मतलब वीडियोज पड़ी रहती हैं, टीचर्स जो शॉर्ट वीडियो के थ्रू किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं सर, तो ऐसे में हम यूट्यूब पर टॉपिक डालकर वो वीडियो देख सकते हैं, या हम गूगल पर डालकर कुछ इजी लैंग्वेज में सर्च कर सकते हैं, या जो टॉपर जो ओल्ड हमारे टॉपर्स हैं, प्रीवियस टॉपर्स हैं, उनके जो नोट्स हैं वो नोट्स सर सिंपल लैंग्वेज में होते हैं, तो उनके नोट्स से हम हेल्प ले सकते हैं। या सर जो हमारे जो दोस्त हैं जो कोचिंग कर रहे हैं सर, जब होता है कि जब दोस्त एक दूसरे दोस्त को समझा रहे होते हैं तो लैंग्वेज सर वाइब मैच करती है, फ्रीक्वेंसी मैच करती है, तो वैसे में सर ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो चीज़ हमको समझ में आ जाएगी। ओझा जी, आप कुछ कहेंगे? दरअसल मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि सुकरात से उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव ये बताइए कि कामयाबी कैसे मिलती है, सफलता कैसे मिलती है? तो नदी में उसको उतार के ले गए, जब कंधे तक पानी आ गया तो उसको उन्होंने दबोच दिया पानी के भीतर। वो छटपटाने लगा, जब उसकी जान जाने वाली हो गई थी तो उन्होंने उसको छोड़ दिया, बाहर आया तो उन्होंने कहा कि समझ में आया, ये जो जान बचाने की तुम्हारी जो बेचैनी थी, अगर यह बेचैनी तुम्हारे भीतर हो जाए कामयाबी हासिल करने के लिए, तो कामयाबी हासिल की जा सकती है। ये अभी पवन जो कह रहे हैं, लेकिन यशवंत जी, लेकिन यशवंत जी, वो बात उनको सुकरात से ही पता चली। जो उनके शिष्य हैं, ये बात उनको सुकरात से ही पता चली। इस जिंदगी में हर व्यक्ति को एक गुरु चाहिए, किसी भी फील्ड में, यहाँ तो चाहे वो कोई भी पेशा हो, कोई भी रास्ता हो, क्योंकि अनुभव जो होता है वो किसी किताब में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में नहीं मिलता। जो गुरु होता है वो सिर्फ अनुभव का हो सकता है, नॉलेजेबल ना हो, लेकिन उसका अनुभव बहुत अच्छा हो, और जीत सिर्फ अनुभव से दिलाई जाती है। नहीं तो महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य जी तो कौरवों के साथ है, प्रोफेसर तो अपने स्टूडेंटों के साथ है, दोनों हार गए, लेकिन जो व्यक्ति अनुभव वाला है, कृष्ण, वो अर्जुन के साथ। तो पवन को, जहां तक मैंने पवन को सुना, इनको बचपन के टीचर बहुत अच्छे मिले, जो इन्होंने यादव सर वगैरह का नवोदय में नाम लिया, और इनको दोस्त बहुत अच्छे मिले, बड़े भाग्यशाली रहे, इनकी मौसी जी ने इनकी मदद की, और सबको सर्वोत्तम बात, सबसे ऊपर की बात जो है वो ये कि इनकी तीसरी आंख खुली हुई थी, इन्हें दिखाई पड़ रहा था कि करना क्या है। ये अभी जो अवध जी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आप अगर किसी गांव में हैं, कस्बे में हैं, दूर दराज के हिस्से में या शहर महानगर में हैं, उनकी बात बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक गुरु की तरह, या फिर ऐसे लोग जो दोस्त जैसे पवन को मिल गए, अपनी संगति ठीक रखिए। संगति ठीक रखते हैं, जैसे सुनार के दुकान पर उसका जो कचरा होता है वह भी बादाम से महंगा बिकता है। तो संगति की बहुत आवश्यकता होती है कि संगति आपकी कैसी है, यह बहुत ज़रूरी है। तो जब आप अपने करियर के बारे में सोचें, अपने परिवार के हालात को बेहतर करने के बारे में सोचें, तो यह ज़रूर सोचें कि मेरे आसपास कैसे लोग हैं और मैं कितना पॉजिटिव होता जा रहा हूँ और कितना निगेटिव होता जा रहा हूँ। जयवत जी। यशवंत जी, एक बात और एक अपील आप और करिए। इनके मौसी ने, इनके माँ बाप ने, इनके बाबा ने जिस तरह सपोर्ट किया, आप कहिए कि ऐसे हर एस्पिरेंट के घर वालों को करना चाहिए, क्योंकि ये युद्ध है। बहुत सारे घर वाले तो अपने ही बच्चों को प्रेशर देते रहते हैं। मैं पवन, इनके घर वालों अवध जी ने बहुत अच्छी बात कही है। मुझे लगता है कि जितने लोग सुन रहे हैं उनके लिए आपकी यह बात बहुत ज़रूरी है कि कैसे माँ बाप ने, पिता ने, मामा ने आपको आगे बढ़ाने में
सहयोग दिया और कभी उस तरह का दबाव नहीं बना जिस तरह की बात अवध जी कह रहे हैं। आदमी 24 घंटे दबाव में रखता है, पड़ोस का देख लो वहाँ वो अच्छा कर गया, उसके बेटे को देख लो वो अच्छा कर गया, तुम कुछ नहीं करो, तुम नालायक हो गए हो। तो मुझे लगता है कि आपको अपने जो परिवार का परिवेश रहा और जिस तरह का बर्ताव आपके परिवार वालों का रहा है उसके बारे में भी बताना चाहिए, क्योंकि कामयाबी सिर्फ आदमी के व्यक्तिगत पुरुषार्थ से नहीं मिलती है, उसके परिवार से भी आती है। जी सर, जी सर। सर एकदम सही बात है सर। सर मेरा मानना है कि गुरुजन, माता पिता या जो हमारे रिश्तेदार हैं सर उनका रोल मतलब एक कुम्हार की तरह होता है। उनका रोल इस तरह होता है कि सर अपने बच्चे के बारे में जितना वो जानते हैं उतने अच्छे से कोई बाहर वाला नहीं जान सकता है। तो सर मतलब आप एज ए पेरेंट्स या एज ए रिलेटिव या एज ए गुरुजन, आपका रोल होता है कि आप अपने बच्चे के जो एटीट्यूड है या जो इंटरेस्ट एरिया है आप उसको पहचानें, आप उसको सेव करने में मदद करें। एक बार बच्चे का इंटरेस्ट, उसके अलाइनमेंट सही बैठ जाएगी तो फिर धीरे धीरे वो बच्चे को खुद से चीज़ें आने लगेंगी। आप कहीं अगर बच्चा कहीं भटक रहा है तो पेरेंट्स का रोल होता है कि समझाना उनको। और जब बच्चा अगर सही डायरेक्शन में है, कई बार सर होता है कि हम सही डायरेक्शन में होते हैं लेकिन फेलियर का सामना करना पड़ जाता है। सर मेरे केस में मेरा 3rd अटेम्प्ट है। इससे पहले मैं पहली बार में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, 2nd बार में सर मैं मेंस लिखा था लेकिन इंटरव्यू के लिए नहीं हो पाया। तो सर ऐसे में जो पेरेंट्स हैं या गुरुजन हैं उनका रोल होता है कि आप कमियों को पहचानें और एक पॉजिटिव वे में उनको ओवरकम करने की कोशिश करें। मतलब एक जो आपका फेलियर है आप उसको मोटिवेशन की तरह लें कि ठीक है, एटलीस्ट मुझे मेरा मतलब ये जो फेलियर है उसका रीजन पता है। और सर फिर कोशिश ये होनी चाहिए कि आप इनकरेज करें कि ये आपका फेलियर था, आप अपने फेलियर पर काम करें। अवध जी कुछ कहना चाहते हैं? जब आप जान रहे हैं अपने बच्चे के बारे में कि वो ऑनेस्ट हैं। एग्जैक्टली पवन, अवध जी। यशवंत जी आपने एक बात नोटिस की, पवन ने कुछ बड़ी मजेदार बातें कही। जैसे बहुत सारे लोग बहाना बनाते हैं, मुझे कोचिंग नहीं करवाया, मेरे पास नोट्स के पैसे। इस व्यक्ति ने अपने अगल बगल के एनवायरनमेंट से रिसोर्सेस को निकाल लिया। इस व्यक्ति ने कोई एक्सक्यूज नहीं बनाया। बिल्कुल। आप इस पर्सनालिटी का एक प्यारा पहलू देखिए कि पवन ने कोई एक्सक्यूज नहीं बनाई। ये मैं बार बार कहता हूं कि सफलता तब मिलती है, जो अवध जी कह रहे हैं, बस मैं उसको आपको सुना देता हूं कि सफलता तब मिलती है जब आपके सपने बहानों से बड़े हो जाते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। अब क्या बात है, बहुत अच्छा। एक काबिल भार्गव हैं, ये भी कानपुर से हैं अवध जी, मुझे लगता है कि आपके शहर के ही हैं, और ये अलग तरह का केस हैं। काबिल अभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। काबिल को यूपीएससी में 274th रैंक मिला है, और चूंकि इनको आईएएस नहीं मिला है तो इन्होंने कहा कि हम अगला अटेम्प्ट लेंगे। काबिल, आपके साथ क्या हुआ है? सर मैंने 2019-20 में यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम निकाला था कॉलेज के बाद। उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा रैंक 6 था। फिर मैंने ज्वाइन कर लिया था सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में, न्यू दिल्ली में। तो जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तब मेरे दोस्त प्रिपेयर कर रहे थे, तो वहाँ से मोटिवेशन मिला। विद जॉब हो नहीं पा रहा था सही से, तो पहली दूसरी बार तो प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। इस बार बहुत लोग ने सपोर्ट भी किया, फैमिली ने, डिपार्टमेंट सीनियर ने, कॉलेज सीनियर ने गाइड किया, सपोर्ट किया। तो छुट्टी लेके ऑफिस के साथ मैनेज करके इस बार पहली बार प्रीलिम्स निकला, फिर मेंस और अब इंटरव्यू। तो मुझे लगता है कि एक अटेम्प्ट अगर अब इस बार रिजाइन करके एक्सटेंशन लेके अगर सिर्फ पढ़ाई करेंगे, मुझे लगता है जो कमी है थोड़ा जहाँ भी रह गया होगा प्लस 30-40 मार्क्स का, वो इम्प्रूव किया जा सकता है। अवध जी मैं चाहूंगा कि आप इनको सलाह दें। आईपीएस की ट्रेनिंग ले रहा था और फर्स्ट रैंक आई है, तो तुम्हारी भी अगली बार फर्स्ट रैंक आएगी। नहीं, लेकिन अवध जी क्या आपको लगता है कि इनको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, इनको नौकरी से हट करके साल भर तैयारी करके अटेम्प्ट लेना चाहिए? आपने अभी कहा ना कि जिसके सपने बड़े होते हैं वो उसके एक्सक्यूजेस छोटे हो जाते हैं। अब इनके सपने बड़े हैं ना, तो सपना इनका आईएएस बनना है, तो भाई आईएएस बनना है तो कहीं ना कहीं तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। और ये एक्सटेंशन ले रहे हैं, क्या दिक्कत है इनको? बहुत सारे लड़के करते हैं, बहुत सारे लड़के। काबिल, ये क्या नशा है कि मुझे आईएएस ही बनना है? आईपीएस भी है, आईआरएस भी है, आईएफएस भी है, लेकिन ये आईएएस का नशा क्या होता है? हर आदमी चाहता है कि आईएएस ही हो जाए। नहीं, ऐसा स्पेसिफिक नशा नहीं है। पहला तो जो भी सर्विस मिले उसको अच्छे से अपना उसमें काम करना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आज के टाइम में वो हायरार्की नहीं रही है, वो चीज़ नहीं रही है कि आप किसी भी सर्विस में हैं,
सिर्फ बाय वर्च्यू ऑफ दैट आप एकदम मतलब जाने जाएं। काम आप कहीं भी अच्छा करें, मैं अभी करेंट सर्विस में हूँ, वहाँ पे भी अच्छा काम करता हूँ तो वहाँ भी लोग जानते हैं। आईएएस एक ऐसी फील्ड मुझे लगी कि जिसका डोमेन एकदम तुरंत इम्पैक्ट दे सकता है पॉलिसी में। मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है तो मेरा आईएएस से कोरिलेशन ऐसा है कि मैं अर्बन प्लानिंग में तुरंत इम्पैक्ट कर सकता हूँ, एयर पोल्यूशन वेस्ट मैनेजमेंट में तुरंत कर सकता हूँ, ट्रैफिक मैनेजमेंट में तुरंत कर सकता हूँ। वो चीज़ मुझे ज़्यादा बेटर लगती है रादर दैन अगर मुझे जो भी सर्विस मिलेगी उसको तो मैं अच्छे से करूँगा, बट इस सर्विस में मुझे लगता है कि इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। तो एक अटेम्प्ट, क्योंकि अभी सर्विस तो 32-33 साल की बची रहेगी, तो एक रिस्क आज के टाइम पे मुझे लगता है लेके और अटेम्प्ट दे देना चाहिए। अवध जी, ये एक नया ट्रेंड मैं देखता हूँ कि मेरी जो एक्सपर्टीज़ है, जो जानकारी मुझे है और जिस तरह का पेशा मुझे अपनाना चाहिए, जिस तरह की नौकरी मुझे करनी चाहिए, अगर मेल नहीं खाता है तो मैं अटेम्प्ट लेता रहूँगा, क्योंकि मेरी जो अपनी काबिलियत है उसका सही इस्तेमाल समाज के लिए, देश के लिए हो जाए। मैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर नौकरी के लिए आदमी कोशिश करता है, नौकरी मिल गई वो खर्च से ले लेता है, फिर देखता है कि ठीक है आगे तैयारी करेंगे। अब मैं कुछ ऐसे लड़कों को देखता हूँ कि उनको लगता है कि नहीं, नौकरी लेनी है मेरे मुताबिक, जहाँ मेरी एक्सपर्टीज़ है, जहाँ मेरी काबिलियत है, उसका सही इस्तेमाल हो पाए, और फिर अटेम्प्ट लेते हैं, जैसे काबिल जैसे लोग। एक्चुअली होता क्या है कि दो तरह के मन होते हैं। एक औसत मन होता है, औसत मन नौकरी में संतुष्ट होता है, लेकिन जो काबिल जैसे लोग हैं इनके सपने हैं, इनकी इच्छाएं नहीं है, ये महत्वाकांक्षी लोग हैं। अब रोमन सैनी 18वीं रैंक थी उसकी आईएएस में, उसे लगा यार अब आईएएस नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, तो अन अकेडमी का खड़ी कर दी 30,000 करोड़ की, वो और आगे चला गया। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, बड़ी बड़ी ड्रीम्स होती है, वो नौकरी से सेटिस्फाई होते ही नहीं। ये इनकी अंदरूनी ताकत है, इनकी अंदरूनी शक्ति है जो इनसे कहती है कि नहीं भैया नौकरी थोड़ी करनी है, अपने महत्वाकांक्षा को, अपने सपनों को, अपने माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करना। ये जो अवध जी कह रहे हैं, अभी जैसे काबिल की बात है, अब वो पीछे नहीं जा रहे हैं, आज से अभी से वो अपने अटेम्प्ट के लिए, मतलब अपने टारगेट के लिए अटेम्प्ट करना शुरू कर देंगे। किसी ने कहा है कि देखिए पीछे जाकर के आप शुरुआत नहीं कर सकते हैं, यह आपके वश में नहीं है, लेकिन आपके वश में ये है कि जहां अभी वक्त है, इस वक्त आपको अपनी शुरुआत कर देनी है, इसको अभी से आप नई शुरुआत मान सकते हैं, और यह जो जज्बा होता है वो आपको सफलता तक लेकर जा सकता है और जाता है। पवन, अभी चूंकि जितने भी लड़के सुन रहे होंगे, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हमारे देश में बहुत सारे हैं और बहुत एनर्जी जाती है, और एक बड़ा लॉट जो है बहुत निराश होकर के वहाँ से लौटता है। अगर 2 लाख लोग ट्राई करते हैं तो उसमें से 2,000-4,000 तो कामयाब होते हैं, बाकी लौटते हैं। तो वो जो लौटती हुई जमात होती है उसके भीतर एक निराशा होती है, और वो ज़िंदगी में बहुत दूर चले जाते हैं। बहुतों को मैंने देखा है उनके हाथ में। कितनी देर तक अटेम्प्ट लेना चाहिए और कब जा कर के अपने लिए एक नया विकल्प अपना लेना चाहिए? क्योंकि करते 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 बाद में क्या होता है कि आपके पास आगे जीवन में कुछ और विकल्प ही नहीं दिखता है। जी सर, मेरा मानना है कि सर हमें इस पूरी प्रोसेस में सर एक लेंथी प्रोसेस है ये सर। आप मिनिमम आपको 2 से 3 साल चाहिए होते हैं। तो सर अब जब आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते हैं और आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तो सर ऐसे में इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमें चाहिए होता है कि हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, ये जानने की कोशिश करें कि हमारा एप्टीट्यूड कितना है। सर एक चीज़ होती है एटीट्यूड, मतलब किसी चीज़ को लेकर ओरिएंटेशन, और एक होती है एप्टीट्यूड कि हमारे अंदर जो इंटेलिजेंस है, जो हमारा टैलेंट है वो कैसा है। तो सर जब हमारे एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों अलाइन करते हैं तो हमें सर सक्सेस मिलती है। तो इसके लिए सर हमें बार बार समय समय पर इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत होती है। अगर सर मैं मतलब प्रीलिम्स की कट ऑफ मेरी 110 है और मेरे मल्टीपल अटेम्प्ट्स में 30 या 40 मार्क्स आ रहे हैं, उससे ऊपर मेरा स्कोर जा ही नहीं रहा है, तो सर इसका मतलब सीधा है कि मेरा एप्टीट्यूड उस डायरेक्शन में है ही नहीं। तो सर ऐसे में मुझे मतलब थोड़ा सा टाइम लेकर, पॉज लेकर मुझे ज़रूरत होती है कि मैं अपने मित्रों से या जो गुरुजन हैं या सीनियर हैं, मैं उनसे थोड़ा सा बातचीत करूं, मैं सेल्फ मेडिटेट करूं, मैं जानने की कोशिश करूं कि मैं जो कर रहा हूं क्या वास्तविकता में वह करना चाहता हूं, या मैं उस चीज़ के लिए मतलब वर्दी हूं या नहीं हूं। तो सर ऐसे में हमें अपनी एक मतलब सेल्फ इनर वॉइस आती है, या जो सीनियर्स हैं उनके थ्रू हमको पता चलता है कि हम जरूरी नहीं है कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। हम कुछ अच्छा कर अवध जी, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि हर आदमी पवन हो जाए जरूरी नहीं है, लेकिन ये एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की बात करते हैं। जैसे मेरा एटीट्यूड तो है कि मैंने मर्सिडीज कार लगा दी, मेरा एटीट्यूड मर्सिडीज का है, लेकिन मेरा जो एप्टीट्यूड है, जो मेरी योग्यता है, वो मारुति 1000 की है। तो इंजन तो 1000 का लग गया और हमने जो है वो मर्क गाड़ी लगा दी, तो एटीट्यूड तो मेरा मर्क का है।
और एप्टीट्यूड जो मेरा है वो मारुति 1000 का है, तो ये मैच नहीं करता है। और पवन कह रहे हैं कि जब दोनों मैच करें, अलाइंड हो, तभी आपको सही रास्ता मिलेगा और आप सही जगह पर जाकर अटेम्प्ट करेंगे। मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, मेरा मानना ये है कि किसी भी व्यक्ति को, जैसे आर्मी है, स्पोर्ट्समैन है, तो ये क्या करते हैं कि अब ट्रेनिंग आईएमए में मिल गई, इन्होंने 3 साल की ट्रेनिंग कर ली आईएमए में, एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर हो गए, लेकिन पूरी जीवन प्रैक्टिस इनकी जिंदगी से बाहर नहीं निकलता। पहला अटेम्प्ट हर एस्पिरेंट को सीरियसली देना चाहिए। पहला पूरी तैयारी के साथ देना चाहिए। 1 साल कोचिंग किया, 1 साल प्रैक्टिस किया, 2 साल अपने को देना चाहिए। 1 साल कोचिंग किया, सारे सब्जेक्ट खत्म किए, 1 साल प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब कम से कम 500 क्वेश्चन मेंस के, ऑप्शनल और जीएस मिला के, और कम से कम 10,000 क्वेश्चन प्रीलिम्स के प्रैक्टिस करने चाहिए, और फिर जाके पहला अटेम्प्ट देना चाहिए। भगवान ने कहा आपका हो गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ, आप देखिए काबिल जॉब कर रहे थे और जॉब करते करते इन्होंने तैयारी करते हुए एग्जाम दिया, तो जैसे ही आप पहला अटेम्प्ट देते हैं फुल फ्लेजेड तैयारी के साथ, फुल फ्लेजेड, कोई मजाक नहीं, पता लगा तैयारी करने गए, कोचिंग कर रहे हैं, साथ में एमए भी कर रहे हैं, तो फिर आपकी तैयारी नहीं होगी। तैयारी आप डेली की, जो डेली इनसे पूछिएगा, पवन से या काबिल से, इनका डेली का पढ़ने का रूटीन कम से कम 8 से 10 घंटा होगा। लेकिन वो जो 10 घंटे के बाद 14 घंटे बैठते हैं, वो 14 घंटे में ये उसी सोच में रहते हैं, तैयारी की सोच में। ये अच्छी बात है अवध जी ने जो कही है। आज मैंने पूरा अर्धसत्य जो है देश के नौजवानों के लिए ही अवध जी ने मैंने डेडिकेट कर दिया है कि आप लोगों के ज़रिए उन लड़कों को ये समझाया जाए, बताया जाए जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, कि उनकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। आप जैसे अवध जी कह रहे हैं कि 10 घंटे आप पढ़ते हैं तो बाकी 14 घंटे भी आप उसी मूड में रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप 10 घंटे बाद चले गए और कुछ और हो गए और फिर आकर के आप, घर का दरवाज़ा नहीं है कि आप घुस गए और फिर बाहर चले गए। पवन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो अभी अवध जी कह रहे हैं पढ़ने का समय क्या होता है, तैयारी कैसे करनी चाहिए, आपने कैसे की? जी सर, मेरे लिए मतलब था कि जैसे सर मेरा डेली का कुछ टारगेट रहता है सर, वो एकदम रिजिड रहे ज़रूरी नहीं है, लेकिन सर मैं एक टॉपिक सोच के रखता हूँ कि जैसे मुझे दिन में ऑप्शनल करना है तो मेरा ऑप्शनल में क्या टारगेट है। फिर सर जैसे मुझे जीएस में कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर मेरा एक न्यूज़पेपर है, तो ये जैसे सर मोटे मोटे तौर पर ये 3 चीज़ें हैं, तो सर मैं इनके लिए टॉपिक सोच के रखूँगा, फिर उसी हिसाब से मैं टाइम अलोकेट करने की कोशिश करूँगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं टॉपिक अपने जो मैंने सोचे हैं मैं डेली का डेली उनको एक बार कवर कर लूँ, और जो लास्ट डे मैंने पढ़ा है एटलीस्ट उसको रिवीजन कर लूँ मैं। काबिल, आपने कैसे तैयारी की? सर 8 से 10 घंटे सर मोर देन सफिशिएंट होते हैं। 8 से 10 घंटे सफिशिएंट होते हैं। क्या सर? सॉरी सर। काबिल? जी सर। पहले तो एक चीज है जो सर ने मेंटर वाली बात कही थी, पहले 2 अटेम्प्ट में क्या था, मैं पढ़ता बहुत था, ठीक है, बट मैं सोर्सेज भी नहीं सही पढ़ता था और कुछ टारगेट भी नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा प्री हो जाएगा तब मैं मेंस का सोचूंगा, जब मेरा मेंस हो जाएगा तब मैं इंटरव्यू का सोचूंगा। अगर मेरा पिछली बार शायद प्रीलिम्स निकल भी जाता किसी तरीके से तो मैं मेंस रेडी भी नहीं था। अब क्या हुआ था इस बार, जो कहा कि मतलब कोचिंग इतना नेसेसरी नहीं है, बट कोई बोधिसत्व आपके पास होना चाहिए जो आपको बुद्ध बनाने के लायक होना चाहिए। तो रास्ता जो दिखा रहे हैं आपको, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो इस बार बहुत मतलब सीनियर्स ने गाइड किया, बहुत सारे लोग ने गाइड किया, तब पता चला कि पढ़ना कैसे। तो 8-10 घंटे की कोई बात नहीं है। मैं तो ऑफिस जाता था तो लंच टाइम हम लोग का अगर आधा घंटा 1 घंटे का ब्रेक है तो 5 मिनट में लंच करके वहां भी 55 मिनट निकाल लूंगा। अगर मैं कैब से लेके जा रहा हूँ वहां भी 15 मिनट, मुझे पता है मेरा फोकस नहीं रहेगा, मैं 15 मिनट प्रीलिम्स का सवाल लगाऊंगा। वो सब चीज करके कैसे कैसे टाइम निकाल के आप पढ़ सकते हैं, वो आप अपनी सिचुएशन में बेस्ट जानेंगे। कोई 10 घंटे का रूल नहीं है, कोई 5 घंटे का रूल नहीं है, इफेक्टिव पढ़ाई रहनी चाहिए। और जैसा सर ने कहा कि हमेशा बैक ऑफ द माइंड आपकी ये चलना चाहिए कि आपको पढ़ना है। ये नहीं कि आज मैं 2 दिन, अभी मेरा मूड नहीं सही है, कहीं कुछ हो गया, मैं 2 दिन नहीं पढ़ूंगा, फिर मैं रीस्टार्ट करूंगा। तो मोमेंटम बनाने में और जो इफेक्टिवनेस होती है, आपने थोड़े दिन पहले पढ़ा है, वो सब चला जाता है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। आप 6 घंटा मतलब मिनिमम तो कुछ है ही, ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप 2 घंटा पढ़ के निकाल ले। मिनिमम तो है ही कि आपको 6 घंटा पढ़ना है, क्योंकि आपको ऑप्शनल पढ़ना है, इतना सारा जीएस पढ़ना है, बट कोई फिक्स रूल नहीं 12 घंटा। 6 घंटा से 12 घंटा जब आपका इफेक्टिव हो जाए। और स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए। एग्जाम के थोड़े टाइम पहले ठीक हो सकता है, बट इतना लॉन्ग बैटल है, मैराथन टाइप का। मेंस में 15 दिन ऐसी हालत हो जाती है कि लोग अगर सो नहीं पाए तो पेपर अच्छा ना हो। वो सब चीज, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली आपको प्लान करना पड़ेगा।
अवध जी, बात करके इन दोनों से मुझे इतना समझ में आया, आप भी वही कह रहे हैं कि कमिटमेंट पहली बात, दूसरी बात कंसिस्टेंसी, लेकिन तीसरी बात जो मैं महसूस कर रहा हूं कि वो एक गाइडिंग फोर्स, वो कम से कम आपको सही ट्रैक पे गाइड करे, और अगर वो नहीं है तो आपकी एनर्जी बहुत डिरेल भी हो सकती है। तो आपकी एनर्जी, आपका आपने टाइम। एक बात गौर की यशवंत जी, जी आपने एक बात गौर की, इन दोनों लड़कों की जो वैकेबुलरी है, जो ये शब्दों का चयन करते हैं, जैसे अभी काबिल ने क्या कहा, एक मोदी बुद्ध का क्या, काबिल ने कहा कि एक बोल एप्टीट्यूड और एटीट्यूड। पवन ने कहा जब तक स्टूडेंट का अलाइनमेंट सही नहीं होगा। आप इन दोनों लड़कों के शब्दों को देखिए, कितने प्यारे शब्दों का चयन कर रहे हैं। अब मैं आपसे अवध जी जानना चाहता हूं कि वैसे लड़के जो दूर दराज में हैं, हाँ, ये कह रहे हैं कि आपके पास एक गाइड होना चाहिए, आप राइट ट्रैक पे चलें, इसके लिए कोई ना कोई होना चाहिए। क्या अब जब ये इंटरनेट है, दूर दराज के इलाकों तक लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, आदमी एक्सेस कर सकता है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है कि बच्चों को, दूर दराज के इलाकों में जो बच्चे रहते हैं, उनको यहीं से बैठ के गाइड कर सकें, कुछ क्लासेस हो, कुछ कोर्सेस हो जो उसको ज्वाइन कर सकें और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो? यशवंत जी, बड़ी सारी क्लासेस हैं, बड़ी सारी। मैं आपको बताऊं, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है पूरे सिलेबस का जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ा नहीं हुआ, टेलीग्राम में पढ़ा नहीं हुआ। अच्छा, मैं पवन आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जिंदगी में आदमी जिस मकाम पर आकर के सफलता के साथ खड़ा हो जाता है, वो पलट करके देखता है तो उसको कुछ मोड़ नजर आते हैं। अगर वैसा नहीं हुआ होता तो ऐसा नहीं होता, अगर वो इंसान नहीं आया होता तो ऐसा नहीं होता, या मेरे हालात इतने ख़राब थे कि एक दिन मैंने सोच लिया था कि अब आगे जाना मुश्किल है। और आपके साथ खास करके ये सवाल लाजमी सा है, बनता भी है, जीवन में ऐसा कब कब लगा होगा कि सपने पूरे नहीं हो सकते हैं और हालात मेरे ऐसे हैं नहीं कि मैं वहाँ तक जा सकूँ जहाँ तक मैं चाहता हूँ? सर मेरी लाइफ का सर जो मतलब बहुत कम एज में सर, मैं बहुत कम एज का था सर, लगभग मैं 3-4 साल का था सर। मेरा मेजर टर्निंग पॉइंट वहाँ पर था सर। मेरी स्कूल मतलब मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल था सिर्फ उस टाइम में। तो सर वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था उस टाइम उतनी अच्छी नहीं थी। तो वैसे में सर मेरे मामा जी मुझे अपने साथ ले गए थे मेरे ननिहाल, वहाँ से रह के मैंने पढ़ाई की थी। तो सर मेरी उस यंग एज में सर मेरे दिमाग में एक चीज़ चलती थी कि अगर स्कूल रहा होता या सारी चीज़ें अच्छी रही होती तो मैं अपने गाँव में रहा होता। तो सर मुझे वहाँ वो चीज़ फील होती थी कि मैं इतनी दूर हूँ तो मतलब कुछ रीज़न है, और वही रीज़न ये है कि मुझे अच्छे से पढ़ना है। तो सर मुझे मतलब उस एज में ये एहसास हुआ था कि पढ़ने से ही चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, या मैं पढ़ने के लिए मैं इतना बड़ा मेरे माता पिता त्याग कर रहे हैं कि मैं उनसे दूर रह रहा हूँ। सर दूसरा मेरा मेजर टर्निंग पॉइंट था नवोदय में जाना, क्योंकि सर मैं एक मतलब अब तक मैं कक्षा 8 तक ग्रामीण परिवेश में रह रहा था सर। वहाँ बहुत नैरो थॉट्स होती हैं सर, बहुत नैरो एक्सपोजर होता है। नवोदय में जाकर सर मुझे पहली बार मतलब फील हुआ जो दूसरे स्टूडेंट से, जो अलग अलग एरियाज से, अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो वहाँ मुझे पहली बार मेरा एक्सपोजर हुआ। वहाँ मुझे चीज़ें और अच्छे से जानकारी मिलनी स्टार्ट हुई। उसके बाद में सर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गया तो वो एक्सपोजर मेरा और बढ़ा और मुझे और करीब से चीज़ों को जानने का मौका मिला। तो सर मेरी लाइफ के 3 टर्निंग पॉइंट यही हैं। यही हैं। काबिल, सर सोच पहला लिया था turning कि point तो सिविल सर्विसेज देना है, या जिंदगी में धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ये लगा कि नहीं यार यही करना है? सर सिविल सर्विसेज तो एक पार्ट है। सिविल सर्विसेज में टर्निंग पॉइंट तो लास्ट ईयर ही आया था, जब दूसरे अटेम्प्ट के बाद सर कुछ होता है, कुछ लोग के साथ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होते हैं, बट मेरे साथ सर सोशल कंस्ट्रेंट और साइकोलॉजिकल कंस्ट्रेंट बहुत हो गया था। जब पूरा सोसाइटी कहता है कि आपके पास स्टेबल जॉब है, आपको जॉब में भी मजा आ रहा है, सब चीज हो रहा है, तो आपको अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए। और आप मतलब डिपार्टमेंट भी आपका तुरंत ही अप्रूव नहीं करता है क्योंकि इतना वर्कलोड करता है। तो सिविल सर्विसेज की जर्नी में तो सर लास्ट ईयर ही जब एक प्रीलिम्स नहीं निकला था सेकंड, तो जब फैमिली ने एकदम पुश किया कि एक बार और दे के देख लो, और जो भी मेरे सीनियर हैं कॉलेज के, उन लोग ने जिस तरीके से गाइड किया सिविल सर्विसेज की जर्नी में, तो यही मतलब टर्निंग पॉइंट हुआ मेरी लाइफ में। ये
बहुत सारे लोगों को सुनना चाहिए। हम नाकाम वहाँ होते हैं जहाँ से हम कोशिश करना बंद करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। संस्कृत में एक श्लोक आता है, शशिनाच निशा निशयाच शशि, शशिना निशयाच विभाति नभः, पैसा कमलम कमले न पय, पैसा कमले न विभाति सरह। जो तारे होते हैं और चंद्रमा है, उससे आसमान की, और तारों और चंद्रमा की, आसमान की उनसे शोभा होती है, जैसे कमल से तालाब की और तालाब से कमल की होती है। ये जो आपका सपना है, उस सपने और लगन, इन दोनों का जो मेल होता है वो आपको सफलता दिलाता है। यह दोनों लोग जो बैठे हुए हैं और अवध जी भी, वो यही कह रहे हैं कि सपने देखना अच्छी बात है, सपने देखे जाने चाहिए, सपनों के बगैर ज़िंदगी नहीं चलती है, लेकिन लगन ना हो और आप उस कमिटमेंट के साथ, जो अवध जी कह रहे हैं, आप नहीं बढ़ते हैं, तो फिर आप अपने सपनों के साथ बेईमानी करते हैं। अवध जी कुछ कह रहे हैं। अवध जी। हाँ, मैं लास्ट में बस एक बात कहूंगा, सपना, संघर्ष और सफलता, ये तीन बहनें हैं। जो संघर्ष को छोड़ देगा वो आम आदमी बनेगा, और जो संघर्ष को का मजा लेने लगेगा वो राजा बनेगा। बस दुनिया में दो ही कैटेगरी के लोग हैं, एक जिन्होंने संघर्ष को अपना मजा बना लिया, वो पवन बन गए, वो काबिल बन गए, वो डॉक्टर अंबेडकर बन गए, वो गांधी बन गए। जो संघर्ष से भागते रहे कि भैया कोई तावीज बनवा दो, भैया मेरी कुंडली देख लो, भैया मेरा हाथ देख लो, भैया मुझे बचा लो, वो सिर्फ संघर्षों की कहानी सुनते रहे। अवध जी जो कह रहे हैं, अब मार्के की बात है कि आपके सपने और सफलता के बीच में एक ही सेतु है, पुल है, और वो संघर्ष है। जिसने वो पुल बनाया उसने लंका विजय हासिल की, जो पुल बनाने से भागा वो फिर कभी सफलता हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए पुल बनाने का पुरुषार्थ, संघर्ष आपके भीतर होना चाहिए। और ये दो लोग जो आपके सामने बैठे हुए हैं, काबिल और पवन, ये इस बात की गवाहियां हैं कि हालात चाहे जैसे भी हों, वो आपके रास्ते का रोड़ा हो सकते हैं, आपके रास्ते को रोक नहीं सकते। इसलिए आप पहुंचना चाहते हैं, पहुंच सकते हैं। और अवध जी जो कह रहे हैं कि वो संघर्ष, आपका जज्बा, यह सबसे जो पहली शर्त है वो आपका जज्बा है कि मुझे करना है। जैसे शरीर में सांस, जिंदगी अगर है तो पहली शर्त है कि सांस तो है। अगर सांस है तभी सपने हैं, तभी आपका काम है, तभी परिश्रम है, तभी पुरुषार्थ है, तभी सफलता है। और आपके कामयाब होने की जो सांस है वो आपका संघर्ष है, आपकी ईमानदारी, आपका कमिटमेंट है। तो यह जो है, आज मैंने पूरा अरसद सिर्फ इसलिए किया है, अवध जी आ गए तो ये शो और उम्दा हो गया है। पवन और काबिल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया है। सिर्फ एक घंटा इसलिए था कि आज हिंदुस्तान के नौजवान जहाँ कहीं भी बैठे हैं वो आप सबों को सुने और अपने आप को फिर से तैयार करें नई ऊर्जा के साथ, और अपने आप अपनी सफलता की एक नई इबारत आने वाले समय में वो लिख पाएं। अरसद में आज इतना ही।